नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल है M3R5 जिसके आपके अभी थ्योरी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग हमारा न्यू पैटर्न है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आज इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि लेटेस्ट हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स की आपके क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन देखेंगे आपको वो खुद सॉल्व भी करने हैं और उसके बाद उसका आंसर भी साथ साथ में चेक करते जाना है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होती रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज? किसने पाइथन लैंग्वेज को बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुइडो वैन रोसम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पाइथन को डेवलप किया था। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि जावा को किसने यहाँ पे किया था डेवलप, तो वो किया था जेम्स गॉसलिंग ने, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और डेनिस एम रिची ने किया था आपकी सी लैंग्वेज को डेवलप। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? जो पाइथन फाइल होगी उसका एक्सटेंशन, यानी किसी भी पाइथन फाइल को लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं कि उससे ये पता चले कि ये फाइल पाइथन की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका .py। ये करेक्ट एक्सटेंशन है किसी भी पाइथन फाइल का। अब ये जो फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है ये आपको बताना है। द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट डिसीजन, इनिशियलाइजेशन, इनपुट आउटपुट या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसका यूज हम करते हैं हमारे फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन को यहाँ पे दर्शाने के लिए। जब डिसीजन हमें यहाँ पे करना होता है तब हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं। इस तरीके से इससे 2 एरो बाहर आती हैं। ठीक है, 2 एरो क्या आएंगी? इससे बाहर आएंगी। अगर जैसे मान लो आपने डिसीजन करना है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है तो यस होगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी नहीं है तो नो होगा। इस तरीके के डिसीजन को बनाने के लिए डिसीजन बॉक्स का हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है डिसीजन बॉक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एल्गोरिथम, जब हम एक एल्गोरिथम को इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ। जब हम किसी भी एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिख देते हैं यानी कोडिंग कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वो एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन? ये जो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है? कीवर्ड क्या होता है? वो वर्ड जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, यानी जिनका कोई स्पेशल मीनिंग हमारे पाइथन के जो इंटरप्रेटर है उसको मिलता हो। ऐसे स्पेशल वर्ड्स को, ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं। अब इवल, एसेट, नॉन लोकल और पास, इनमें से जो इवल आपको दिखाई दे रहा है ये हम एक मेथड की तरह यूज करते हैं और इसका यूज करके आप एवेल्युएट करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, तो ये कीवर्ड नहीं है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन? यानी कोई भी अगर एक एक्सप्रेशन होगा तो आपका रूल ऑफ जो प्रेसिडेंस होता है इसी के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व होती है कि कौन सा ऑपरेशन पहले लगाया जाएगा। तो सबसे पहली प्रेसिडेंस यानी सबसे पहली जो मान्यता है हम एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस को देते हैं, और पैरेंथेसिस इस तरीके के जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं उनको कहते हैं। सबसे पहले पैरेंथेसिस पे ही वर्क होता है किसी भी एक्सप्रेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन? जो पाइथन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो जो पाइथन है हमारी वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप? कौन से वर्ष में, कौन से साल में आपका पाइथन लैंग्वेज जो था वो डेवलप हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1989, यानी 1989 में जो पाइथन है वो डेवलप हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन? डाटा टाइप क्या है कि ये जो आपने वैल्यूज पुट की होती हैं वो कौन से टाइप की हैं? क्या वो इंटीजर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो लिस्ट है, क्या वो टपल है, क्या वो डिक्शनरी है, क्या है वो, यानी उसका टाइप क्या है? तो वो उसे हम डाटा टाइप कहते हैं। जो इनपुटेड डाटा है उसका क्या टाइप है, वो डाटा टाइप हो गया। और हमें क्वेश्चन में पूछा है ये जो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा डाटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है पाइथन? तो लिस्ट को करता है, स्ट्रिंग को भी करता है और नंबर को भी करता है, लेकिन जो स्लाइस होता है उस डाटा टाइप को पाइथन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following function of dictionary get all the keys from the dictionary? अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा जिसकी मदद से हम डिक्शनरी की सारी की को एक साथ ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है जो है कीज, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज्ड है, तो ये एक फंक्शन है जिसका यूज करके आप डिक्शनरी की सारी कीज को एक्सेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन।
यानी इनमें से कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। तो रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब वो है कि एक ऐसा वर्ड जिससे हमारा इंटरप्रेटर एक स्पेशल मीनिंग समझता हो, एक लॉजिकल मीनिंग समझता हो, ठीक है। तो एल्स से भी समझता है, रेस से भी समझता है, और इंपोर्ट से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मैथ जो होता है उसको इंपोर्ट कर लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, कीवर्ड हमारा है। लेकिन हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा है, तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। तो तीनों ही करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है जो है ऑल द मेंशन, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। सबसे पहले तो म्यूटेबल का मतलब ये है जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसको हम बाद में फिर से एडिट करके लिख सकते हैं। लेकिन टपल का मतलब है जिसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो लिस्ट आपको पता है म्यूटेबल होती है, टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। लिस्ट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज म्यूटेबल। ये गलत है क्योंकि इन्होंने अपोजिट दे दिया है, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है और टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। अब यहाँ पे थर्ड में बोला है आपको बोथ लिस्ट एंड टपल आर म्यूटेबल। क्या दोनों ही म्यूटेबल हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है। और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि लिस्ट हमारी इम्यूटेबल नहीं होती है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट, जो है लिस्ट हमारी म्यूटेबल होगी और टपल हमारा इम्यूटेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्शन। जैसे रिकर्शन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय रिकर्शन कर देते हैं, रिपीटिव हम ऐड करते रहते हैं। तो इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है स्टैक, ठीक है। ये डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है रिकर्शन के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका डैश फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइन्स टू बी रिटन टू फाइल। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपकी जो फाइल होगी उसके अंदर अगर आपको लिस्ट ऑफ लाइंस एक्सेस करनी है किसी भी एक फाइल के अंदर जो ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके अंदर हम राइट लाइन, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसका यूज करके हम लिस्ट ले सकते हैं जो रिटन फाइल के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर यूज फॉर कॉन्किनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। अब कॉन्किनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, जोड़ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा ऑपरेटर है वो यूज कर कर हम दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो जो प्लस ऑपरेटर है यानी जो एडिशन हमारा ऑपरेटर है उसका यूज करके हम दो जो स्ट्रिंग है उनको मर्ज कर सकते हैं यानी कि जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन है डैश स्टेटमेंट यूज फॉर एरर चेकिंग। जो एसर्ट होता है ये हमारा चेक कर देता है कि हमारी कोई एरर तो नहीं है, ये एक तरीके से डीबगिंग का काम करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन द फाइल। जो हमें हमारी क्या करंट पोजीशन है फाइल के अंदर वो बताता है, यानी कि अभी क्या पोजीशन है हमारी फाइल के अंदर। तो वो हमारा टेल जो फंक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी करंट पोजीशन क्या है फाइल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th द फंक्शन यूज टू फाइंड द पावर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर की पावर को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे 2 की पावर अगर 2 लगा रखी है तो आंसर 4 आएगा। इस तरीके से पावर फाइंड आउट करने के लिए पी और डब्ल्यू और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज्ड इस फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आपको देख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको एक्सपोनेंट के लिए दे रखा है EXP, तो ये करेक्ट नहीं है, इसको ध्यान से करना है। पावर के लिए हम क्या करते हैं, पी और डब्ल्यू ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल। तो टेस्टिंग क्या करता है, फाइंड करके देता है कि क्या बग है, वो कॉज फाइंड नहीं करता है। और इसका मेन गोल यही होता है कि बग हमारे प्रिवेंट हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 जो है बग प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज इजी टू करेक्ट और मॉडिफाई मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या ये सही है या फिर गलत स्टेटमेंट है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मशीन जो लैंग्वेज होती है वो हमारी बाइनरी, हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसको सपोर्ट करती है। मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो कोई भी अगर आपका इनपुटेड होगा, जो भी आप करेक्ट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बाइनरी के अंदर है। जैसे वो इस तरीके से होगा, जैसे 001 हो गया, इसके आगे कोई और लगा सकते हैं, यानी वो सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज करता है जो है 0 और 1। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होगी तो इसको टाइम लगेगा मॉडिफाई करने के लिए, ये इजी नहीं है। पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल में करने के बाद वापस से आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि काफी मुश्किल होता है मॉडिफाई करना एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। क्या हम जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं क्या हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं।
तो अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, इसलिए जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें क्या लगता है जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करके लिखे गए हैं, वेराज उसके अंदर हम क्या करते हैं काफी ज्यादा कोडिंग से रिलेटेड कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं और अलग अलग तरीके की यहाँ पे रूल भी फॉलो होते हैं, लेकिन जो उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट ही कहते हैं। तो ये क्या एकदम करेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द बेस ऑफ द डेसिमल सिस्टम। अलग अलग सिस्टम होते हैं, आपको मैंने बताए हुए हैं पहले भी। डेसिमल सिस्टम हो गया आपका, बाइनरी सिस्टम हो गया आपका, उसके बाद ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो हमें बताना है कि जो डेसिमल सिस्टम होता है जिससे हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे इंटीजर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो क्या बेस को सपोर्ट करता है। तो 2 तो हमारा बाइनरी का हो गया, 8 हमारा ऑक्टल का हो गया और 16 हमारा हेक्साडेसिमल का हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है जो है 10, क्योंकि हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस होता है 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लें कि बाइनरी सिस्टम का क्या होगा बेस, तो 2 होगा, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 है, अ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम इज ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल मॉड्यूल्स। अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी यूनिट के अंदर और उन यूनिट को हम मॉड्यूल कहते हैं। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे कर दिया है ट्रू हमारा टिक। अब नेक्स्ट है 24, व्हेन वाज पाइथन ऑफिशियली रिलीज्ड। ठीक है, डेवलप तो हमारा हो गया था 1989 में, लेकिन ऑफिशियली रिलीज्ड कब हुआ था? क्या 20 जैन 1990 को हुआ था, या 20 फेब 1990 को, या 20 फेब 1891 को, या 20 फेब 1991 को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th जो है 20 फेब 1991 में आपका पाइथन ऑफिशियली रिलीज्ड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये एकदम करेक्ट है, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्या हो गए हमारे, जैसे वेरिएबल, ये सारे जो हम आइडेंटिफायर्स वगैरह यूज करते हैं इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीएम। तो ये भी आपने नाम काफी बार सुना होगा। पीवीएम क्या होता है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है पाइथन लैंग्वेज के लिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, क्योंकि फुल फॉर्म होता है पीवीएम का पाइथन वर्चुअल मशीन, जो क्या करता है आपके कोड को ट्रांसलेट करता है और उसके बाद उसको रन करने में मदद करता है। एक तरीके से ये इंटरप्रेटर का काम करता है, क्योंकि जो पाइथन है वो क्या एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई। अब आईडीएलई क्या है? आईडीएलई एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से हम पाइथन की कोडिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लॉजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डेवलप्ड लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जो आईडीएलई है इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, जो काफी सिंपल होता है और इसके अंदर हम पाइथन की फाइल्स को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू एग्जिट पाइथन इंटरैक्टिव मोड इन विंडोज। देखो, एक विंडोज के लिए होता है एक शॉर्टकट, दूसरा होता है यूनिक्स के लिए। ठीक है, तो यूनिक्स और विंडोज दोनों का ही मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको। उससे पहले जो हमारा पाइथन इंटरैक्टिव मोड है वो हमारा सीएमडी कमांड जो हमारी लाइन होती है उसकी तरह होता है। उसको एग्जिट करने के लिए जो करेक्ट शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल जेड। सबसे पहले जब आप कंट्रोल जेड दबाएंगे उसके बाद आप उससे रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो पाइथन इंटरैक्टिव मोड है इससे रिमूव होने के बाद जो आपका सीएमडी है इससे रिमूव होने के लिए आप फिर से कंट्रोल प्लस जेड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा होता कि पाइथन इंटरैक्टिव मोड में हमें यूनिक्स से कैसे एग्जिट होना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सेकंड जो है कंट्रोल प्लस डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वी कैन यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स की बात ही होती है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल की तरह काम करते हैं जिससे हम वैल्यू स्टोर करते हैं और जिसे हमारा पाइथन जो है वो उसके बाद फर्दर यूज करता है। लेकिन क्या हम रिजर्व्ड वर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं? रिजर्व्ड वर्ड हो गए हमारे कीवर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है हमारे इंटरप्रेटर के लिए, तो हम उनको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर, क्योंकि फिर जो हमारा पाइथन है वो दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं कर पाएगा, दोनों उसको अलग अलग नहीं लगेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। इस वजह से हम जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं एज आइडेंटिफायर। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,
टाइप कास्टिंग इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर। क्या टाइप कास्टिंग की मदद से हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जैसे कि अगर हमें जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे कोई भी हमें इनपुटेड वैल्यू हमने ली, जैसे हमने वाल के अंदर हमने 5 स्टोर करवाया, अब इस 5 की जो टाइप है वो इंटीजर है, लेकिन अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टाइप कास्टिंग की मदद से str लगा के आप इस वाल को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। तो ये टाइप कास्टिंग ही होती है जिसमें एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एकदम ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दे रखा है प्रिंट n, यहाँ पे एस्ट्रिक लगाकर 7। इसका मतलब क्या है? क्या 7 प्रिंट होगा या जो n है वो 7 टाइम प्रिंट होगा? क्या यही सेम प्रिंट हो जाएगा या एरर आ जाएगा? तो देखो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने स्ट्रिंग लिखी है n, इसको 7 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। अगर यहाँ पे दोनों ही स्ट्रिंग दी होती तो वो वर्क नहीं करता, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों ही n एस्ट्रिक n होते तो वो हमारा एरर आ जाता, वो रन नहीं करता। यानी कि एक हमारी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो n स्ट्रिंग है वो 7 बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। यानी अगर एक क्लास के अंदर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब क्या हम उसे मॉड्यूल कहते हैं, क्लास कहते हैं, दूसरा फंक्शन कहते हैं या मेथड कहते हैं। देखो हमने क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन किया, उसको मॉड्यूल तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि एल्गोरिथम को शॉर्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करने को हम कहते हैं मॉड्यूल, जो उसके पार्ट्स बनते हैं उनको मॉड्यूल कहते हैं। और अनदर फंक्शन तो खुद ही एक फंक्शन हो गया क्लास के अंदर, तो हम डिफाइन करें तो करेक्ट ऑप्शन है इसका मेथड, क्योंकि किसी फंक्शन को जब इनसाइड अ क्लास डिफाइन करेंगे तब वो मेथड कहलाएगा। इसके बाद 33 क्वेश्चन देखते हैं। सपोज लिस्ट एग्जाम्पल इज, इस तरीके से एक लिस्ट एग्जाम्पल आपने बनाया जिसके अंदर आपने लिस्ट इनपुट करवाई है इस तरीके से 3, 4, 5, 25, 25, 1 और 3। व्हाट इज लिस्ट 1 आफ्टर लिस्ट एग्जाम्पल डॉट POP1। अब यहाँ पे डॉट POP1 का हमने यूज क्यों किया है वो मैं बता देती हूँ। इसका यूज हमने किया है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और इसके अंदर जो हमने 1 पैरामीटर लिखा है ये हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स हमारा इसकी एड्रेस बताता है हमारे किसी भी एलिमेंट का। लिस्ट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है टाइप वैल्यू, उनको आप एलिमेंट कह सकते हैं, कोई आइटम कह सकते हैं। तो लिस्ट 1 के अंदर नई हमारे पास एक लिस्ट स्टोर होगी, जो क्या होगी, लिस्ट एग्जाम्पल। जो ये वाली जो लिस्ट दे रखी थी इसमें डॉट करके POP हमने फंक्शन लगाया और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट होता है। 3 के लिए 0 वैल्यू है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और ये 7 तक है। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव करना है जो हमारी 4। तो यहां से ये जो 4 है वो रिमूव हो जाएगा, बाकी की सारी लिस्ट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। यहां से फर्स्ट इंडेक्स से 4 रिमूव हो गया जो यहाँ पे था, और बाकी सेम हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी लिस्ट 1 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन लैंग्वेज। यानी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? तो हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है हमारी पाइथन। और नेक्स्ट है आपके पास What will be the output of the following। ये इस तरीके से आपको x यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइडेड है और आपसे बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं x डॉट काउंट, और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी है 1, तो क्या प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट दे रखी है x, इसके अंदर हमें काउंट करना है 1 कितनी बार आया है। तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है 2 टाइम और ये 3 टाइम, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 3, क्योंकि 3 बार 1 है तो काउंट क्या बताएगा कि 3 यहाँ पे है। ठीक है, 1 है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसी तरीके से 36th क्वेश्चन है, टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल लिटरल्स। अगर हमें हेक्साडेसिमल लिटरल्स को अगर इंडिकेट करना है, यू विल यूज द प्रीफिक्स। क्या हम ये प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं? तो ये जो x होता है ना, इसके लिए यहाँ पे x डिनोट किया जाता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल लिटरल्स को हम इसी तरीके से प्रीफिक्स लगा के डिनोट करते हैं। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमने ट्रू कोट यहाँ पे जो ट्रू है उसको टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इन पाइथन डैश इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। क्या बोला है यहाँ पे, पाइथन के अंदर हम इसका यूज करके रिक्वेस्ट लेते हैं हमारे
किसी भी यूजर से या फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं यूजर से। अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए यूजर से तो आप किसका यूज करते हैं, आप इनपुट का यूज करते हैं। इनपुट लगाकर हम यूजर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 38, लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट। एक लिस्ट है और उसके अंदर ही आपने एक लिस्ट बनाई है, तब उसे क्या कहा जाएगा। एम्प्टी लिस्ट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर लिस्ट है। जॉइंट लिस्ट नहीं होगी और नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है जो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है कि एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट मौजूद है। इसी तरीके से 39 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मेथड गिवन है जो है क्लियर। क्लियर मेथड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। क्या क्लियर मेथड लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट पाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्लियर से क्या होगा, जितने भी एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट होंगे वो सारे हट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास एम्प्टी लिस्ट ही बचेगी, जिसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे डिनोट करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, डैश इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस। अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखा है और उससे हमें कुछ पार्ट चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं, हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। और इस तरीके से कॉलन का यूज करते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम एंडिंग वैल्यू लिखते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टेप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है। आगे के क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने 40 क्वेश्चन कर लिए एमसीक्यू बेस्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लाइक कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।